हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है अजय सिंह परिहार और एक बार आपका फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 1, क्लास है 12th और चैप्टर का नाम है द कोल्ड वॉर ईरा। इस चैप्टर के पहले ही कई वीडियो रिलीज किए जा चुके हैं जिनमें से कि कुछ टॉपिक कवर हो गए, जैसे कि कोल्ड वॉर, व्हाट इज कोल्ड वॉर, व्हाई कोल्ड वॉर हैज बीन स्टार्टेड, डिफरेंसेस बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर, इमरजेंस ऑफ 2 पावर ब्लॉक्स एंड क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। तो अभी हम और आगे जाने वाले हैं और नेक्स्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है एरेनास ऑफ द कोल्ड वॉर। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि एरेनाज ऑफ कोल्ड वॉर का मतलब क्या हुआ। तो बच्चों, एरेनाज का मतलब होता है क्षेत्र, एरिया, यानी कि कोल्ड वॉर दुनिया के किस किस क्षेत्र तक फैला, यही इस टॉपिक में डिस्कस होने वाला है। तो ये जो एरेनाज ऑफ द कोल्ड वॉर है, इसमें हम यही जानने वाले हैं कि 1947 से लेकर के 1991 के बीच में जब कोल्ड वॉर चल रहा था, तो उस समय इस कोल्ड वॉर की वजह से कहाँ कहाँ पर शूट वॉर हो गए, कहाँ कहाँ पर लड़ाई वाकई में हुई। तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हमने अभी अभी पढ़ा था। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जैसे ही इंसिडेंट और भी हुए थे उस समय, जैसे कि जो कोल्ड वॉर है इसकी वजह से कुछ शूटिंग वॉर भी हुए। शूटिंग वॉर का मतलब है जहां आमने सामने लड़ाई हुई। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, यह है कोरिया में एक युद्ध हुआ 1950 से 1953 तक, और कोरिया 2 हिस्सों में बटा हुआ था, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, और उनमें लड़ाई हो रही थी। एक का साथ दे रहा था यूएसए और एक का साथ दे रहा था यूएसएसआर। दूसरी लड़ाई हुई है बर्लिन में, ये 1958 से 1962 तक रहा। तीसरी लड़ाई है कॉन्गो, जो कि 1960s के दौर में हुई, अर्ली 1960s, और इसके अलावा और भी कई जगह ये लड़ाइयाँ हुई। तो ये जो अलग अलग जगह पर लड़ाई हो रही है, ये सारी की सारी लड़ाइयाँ हो रही है कोल्ड वॉर की वजह से, इसीलिए इसको कहा जा रहा है एरेनाज ऑफ कोल्ड वॉर। अगर इन सभी लड़ाइयों के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हो आप, तो हमारी बुक में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन यूट्यूब पर एक चैनल है स्टडी IQ, आप वहाँ पर वीडियो देख सकते हैं। इन युद्ध से जुड़े हुए कई सारे वीडियो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे और बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन आपको वहाँ पर मिलने वाला है। अब ये जो क्राइसिस हैं, ये ज़्यादा डिफेंड इसलिए हो रहे थे, ज़्यादा गहरे इसलिए हो रहे थे कि ये जो 2 पार्टीज लड़ रही थी आपस में, यूएसए और यूएसएसआर, इनमें से कोई भी पीछे नहीं हटना चाहता था, कोई भी ये नहीं दिखाना चाहता था कि वो कमज़ोर पड़ गया। और इसीलिए जब लड़ाई हुई तो कोरिया है, वियतनाम है, अफगानिस्तान है, बहुत सारे लोग इनमें मारे गए। लेकिन ये ज़रूर है कि इनकी वजह से ये जो छोटी छोटी लड़ाइयाँ हो रही थी, और ये दोनों जो महाशक्तियां हैं इन्हीं दोनों लड़ाइयों में अपनी जोर आजमाइश कर रही थी। लेकिन जो 3rd वर्ल्ड वॉर हो सकता था, बस वो 3rd वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ, बस यही एक आप अच्छी बात मान सकते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में जो लड़ाई चल रही थी, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी इस लड़ाई को रोकना नहीं चाहता था या टेंशन कम नहीं करना चाहता था। इन दोनों ब्लॉक्स के बाहर की जो शक्तियाँ हैं, जो पावर हैं, जिसको हम अभी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में पढ़ेंगे, या जो समय यूनाइटेड नेशंस था, तो उन्होंने कोशिश की कि इन दोनों के बीच में जो लड़ाई है वो कम हो। जैसे कि यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू का नाम देख रहे हैं आप, ये इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। तो इन्होंने, चूँकि ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के मेंबर थे, इन्होंने जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में जो उस समय लड़ाई हो रही थी उसमें भाग लिया, इंटरफेयर किया और उन दोनों देशों के बीच में सुलह करवाने का प्रयास किया। इसी प्रकार से जो यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल है, यानी सेक्रेटरी जनरल वो पोस्ट होता है जो सबसे बड़ा है यूनाइटेड नेशन में। यूनाइटेड नेशन के बारे में भी एक सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा जिसमें आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी। तो इन्होंने जो कॉन्गो वॉर था उसमें अपनी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और उसको ख़त्म करने का प्रयास किया। अब हम अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। इस अगले टॉपिक का नाम है आर्म्स कंट्रोल। उस समय दुनिया में आर्म्स कंट्रोल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस की गई। अब एक आर्म्स कंट्रोल क्यों करना है वो समझते हैं, और आर्म्स कंट्रोल होता क्या है। तो आर्म्स कंट्रोल का मतलब होता है कि जो वेपन्स हैं खतरनाक, उन वेपन्स को बनाना नहीं है, बैन कर देना है, लिमिटेड हथियार रखने हैं। कुछ हथियार तो ऐसे हैं जो कि बनाए ही नहीं जाएंगे किसी देश के द्वारा। तो ये ज़रूरत क्यों महसूस की गई, पहले तो वो समझते हैं। कि दोनों देश जो यूएसए और यूएसएसआर है आपस में तनातनी के माहौल में थे, यानी लड़ाई कभी भी हो सकती है। तो वो ये ज़्यादा बेहतर समझ रहे थे कि हम बहुत ज़्यादा हथियार अपने पास जमा कर लें, और ज़्यादा हथियार हमारे पास होंगे तो उससे क्या होगा कि लड़ाई होगी ही नहीं।
जैसे कि अगर किसी एक पक्ष के पास बहुत ज़्यादा खतरनाक हथियार हैं तो दूसरा जो पक्ष है वो लड़ने से पहले विचार करेगा, सोचेगा कि हमें लड़ना भी चाहिए कि नहीं, क्योंकि सामने वाले के पास ज़्यादा खतरनाक हथियार है। तो इस तरीके से ये बात दोनों ही देश समझ रहे थे और दोनों ही देश अपने यहाँ जो वेपन्स हैं उनका ढेर लगाते जा रहे थे, यानी कि एक वेपन रेस लगी हुई थी कि कौन कितने हथियार बना सकता है। अब इसकी वजह से हो ये रहा था कि एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो रहा था। ये दोनों ही देश एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे थे। अब अगर ऐसे माहौल में, जबकि एक दूसरे पर भरोसा नहीं किया जा रहा है, अगर कोई न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो जाए तो, यानी कि यूएसएसआर के पास भी बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन रखे हुए हैं और यूएसए के पास भी बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स रखे हुए हैं। अब अचानक से किसी एक्सीडेंट की वजह से न्यूक्लियर वेपन फट जाए, विस्फोट हो जाए, या फिर क्या हो कि एक्सीडेंटली फायर हो जाए, क्योंकि निशाना लगा के बैठा है अमेरिका यूएसएसआर के ऊपर और यूएसएसआर अमेरिका के ऊपर। अब गलती से भी अगर वो वेपन शूट हो जाए, चल जाए, या फिर कोई सोल्जर, कोई सिपाही जानबूझ करके ये फायर कर देता है, तो जब दूसरे देश पर अटैक होगा, यानी कि वो जो मिसाइल गिरेगी, वो परमाणु हथियार गिरेगा, तो वो तो यही समझेगा ना कि सामने वाला यानी दूसरे देश ने उसके ऊपर अटैक कर दिया है। ये इन्वेस्टिगेशन तो कोई करने जाएगा नहीं कि ये एक्सीडेंट की वजह से हुआ है या फिर दूसरा देश लड़ना नहीं चाहता, बस ऐसे ही चला दिया उन्होंने हथियार। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब भी एक देश के द्वारा दूसरे देश पर अटैक हुआ या एक्सीडेंटल वेपन ब्लास्ट हो गया, तो भी उनको यही लगेगा कि दूसरे देश ने अटैक किया है और वो आपस में लड़ने लगेंगे और इस तरीके से होगा क्या, थर्ड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाएगा। तो इस खतरे को देखते हुए ये महसूस किया गया कि आर्म्स कंट्रोल किया जाए, यानी कि जो अपने हथियार हैं उनको लिमिट किया जाए, कुछ विशेष प्रकार के हथियार बनाए ही ना जाएं। सो व्हाट इज आर्म्स कंट्रोल, जो कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, लेकिन अगर आपको इसकी डेफिनेशन देखनी है तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से है। आर्म्स कंट्रोल इज अ टर्म फॉर इंटरनेशनल रेस्ट्रिक्शंस अपॉन द डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, स्टॉक पिलिंग, प्रोलिफरेशन एंड यूसेज ऑफ स्मॉल आर्म्स, कन्वेंशनल वेपन्स एंड वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, यानी कि ऐसे हथियार जिनसे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, कन्वेंशनल वेपन्स, सीधी सी बात यह है कि जिनसे ज़्यादा नुकसान हो सकता है, ऐसे हथियारों को नहीं बनाना है। तो ऐसे हथियारों को या तो रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, यानी कि कम कर दिया जाएगा, या फिर बनाना ही नहीं है, उन पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया जाएगा, या फिर उनका स्टॉक नहीं रखा जाएगा। तो इस तरीके का अगर जब बंधन लगाया जाता है, दो देशों के बीच में आपस में समझौता होता है या दो से ज़्यादा देशों के बीच में आपस में समझौता होता है, तो इस तरीके के समझौते को हम आर्म्स कंट्रोल कहते हैं। सो इसीलिए अमेरिका और यूएसएसआर दोनों ने ये बेहतर समझा कि आर्म्स कंट्रोल शुरू किया जाए और इन्होंने कुछ ट्रीटीज़ किए आपस में, और जिनमें ये तय किया गया कि कुछ विशेष प्रकार के हथियार नहीं बनाए जाएंगे या नहीं रखे जाएंगे। ये जो ट्रीटीज़ हैं ये 1960s से शुरू हो गई इन दोनों देशों के बीच में। उनमें से कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटीज़ हैं मैं उनके नाम दे रहा हूँ, इनकी जो डिटेल है वो आपका जो चैप्टर है उस चैप्टर के लास्ट पेज पर आप देखेंगे तो उसमें डिटेल मिलेगी। इनके ऊपर भी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, पर इन सभी वीडियोज़ में इनको कवर नहीं किया गया है। इस ट्रीटी का नाम है द लिमिटेड टेस्ट वैन ट्रीटी, यानी कि LTV शॉर्ट में कहा जाता है। दूसरी ट्रीटी है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। तीसरी है द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। अब ये तीनों क्या होती हैं, डिटेल इस चैप्टर के लास्ट पेज पर मैं भी कभी इसके बारे में बात करूंगा। फिलहाल इतनी ही जानकारी इसके लिए आवश्यक है। हम और आगे जाते हैं। सो आफ्टर दिस राउंड द सुपर पावर्स साइंड सेवरल मोर ट्रीटीज, यानी कि ये 3 ट्रीटी तो शुरुआत थी, इसके बाद और भी कई सारी ट्रीटीज होती रही। तो फिलहाल के लिए इस टॉपिक में इतना ही। मेरे साथ बने रहें, आगे के टॉपिक जानने के लिए आगे की वीडियो देखें, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद। अब और क्या कहूं, मैं तो बेस्ट हूं ही। अरे देख क्या रहे हो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ये वीडियो देखने के बाद 15 मिनट में 15 लोगों को फॉरवर्ड नहीं किया तो 15 दिन में 15 रुपए का नुकसान हो जाएगा। क्यों, समझे ना बांगड़ू।